टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आपको याद होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या होता है? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वे जहां पर कोई एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब कर सकता है। ये वेज होती है, इंडिपेंडेंट वेज होती हैं, जिन वेज से एटम या मॉलिक्यूल्स एनर्जी को रिलीज या गेन कर सकता है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास कई सारे टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे एक होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, फोर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, फोर मोनो एटॉमिक, ठीक है। मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है? एक मोनो जो एटॉमिक मोनो एटम होता है, सिंगल एटम होता है। पहली बात तो एटम का साइज ही बहुत छोटा होता है। अगर वो रखा हुआ है एक्स वाई जेड पर, तो जैसा कि हमें पता है इसकी रेडियस क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। साइज ऑफ एटम क्या होता है? साइज ऑफ एटम क्या होता है? टेंस टू क्या है? जीरो। तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा? जीरो होगा। और जब इसके पास इनर्शिया नहीं होगा तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? जीरो होगी। ये अगर एक्स वाई जेड का लॉन्ग रोटेट भी करता है ना, तो इसके रोटेशन से किसी प्रकार की कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब कर सकता है ये रोटेशन में। लेकिन ये चल सकता है एक्स के अलॉन्ग, ये चल सकता है वाई के अलॉन्ग, ये चल सकता है जेड के अलॉन्ग। तो यानी ये तीन जगहों से एनर्जी को रिलीज कर सकता है। रोटेशन की वजह से चाहे किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करे, वहां पर एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा। यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये सब क्या होती है? जीरो, रोटेशनल, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक्स के अलॉन्ग, काइनेटिक एनर्जी वाई के अलॉन्ग और काइनेटिक एनर्जी जेड के अलॉन्ग ग्रेटर देन जीरो होती है। कौन सी? ट्रांसलेशनल। क्या होती है? तो जितनी वे से, ये तीन वे से एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। और आपको बता दूं ये तीनों एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? तीन आ रही है। क्या आ रही है? तीन आ रही है, ठीक है। अगर मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब एटम नहीं होता, डाई, जब दो एटम मिल जाता है तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है वो दो एटम से मिलकर बना होता है, दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है, पता ना। ये रखा है इस तरीके से एक्स पे, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस, है ना। अगर मैं इस बात करूं तो ये जब ये रोटेट करेगा केवल एक्स, किसके लॉन्ग रखा हुआ है? एक्स के लॉन्ग, और एक्स पे घूमने लगेगा, तो आपको बता दूं एक्स के लॉन्ग इसकी जो काइनेटिक रहेगी वो क्या होगी? जीरो रहेगी, रोटेशनल। पता ना क्यों? क्योंकि भैया ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूमेगा, यहाँ पर ये भी घूमेगा, तो इनर्शिया तो बहुत कम है ना इस वक्त। इस वक्त इनर्शिया, अगर मान लीजिए केवल एक्स के लॉन्ग ही घूमे पूरा मॉलिक्यूल, तो इनर्शिया तो बहुत कम होगा। इनर्शिया बहुत कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बहुत कम होगी। यानी एनर्जी का लॉस क्या होगा? एक्स के अलॉन्ग रोटेशन में क्या होगा? जीरो होगा, रोटेशन में। लेकिन वाई के अलॉन्ग अगर ये मॉलिक्यूल घूमे ऐसे करके, वाई को सेंटर मान करके ऐसे घूमे तो, वाई को सेंटर मान करके ऐसे घूमे तो उसमें क्या होगा? काफी ज्यादा इनर्शिया, काफी बड़ा सर्कल बनेगा। बड़ा सर्कल मतलब बड़ा ही ना, ज्यादा इनर्शिया मतलब काइनेटिक एनर्जी यूज होगी इसमें। तो मतलब वाई के अलॉन्ग इसकी रोटेशनल होगी, ग्रेटर देन जीरो, रोटेशनल, ठीक है। जेड को अगर सेंटर मान के घूमे ऐसे करके, जेड को सेंटर मान घूमे, तो भी इसका इनर्शिया काफी ज्यादा हो रहा है क्योंकि साइज बढ़ गया जेड के लॉन्ग, है ना। तो इसका मतलब जेड के लॉन्ग भी क्या होगी? जेड का लॉन्ग भी जीरो से ज्यादा होगी, है ना। और आपको पता है भैया, अगर ये आपको पता है ये मॉलिक्यूल क्या होता है? एक्स के लॉन्ग ऐसे भाग सकता है, तो एक्स के लॉन्ग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। वह पूरी बॉडी भाग रही है तो एक्स के लॉन्ग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल। वाई के अलॉन्ग भी भाग सकता है, ऊपर जा सकता है, पूरा पूरी सिस्टम ऊपर जाएगा, तो भी इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, ट्रांसलेशनल। और
जेड के अलॉन्ग भी ऐसे भाग के आया तो भी इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। यानी इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 है ना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये ना, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इसकी, 5 होगी, है ना। ऐसे ही मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का भी निकाल सकता है। फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है भैया, 3n माइनस बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, है ना। n क्या है, नंबर ऑफ एटम, b क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड, है ना। यही है ना रिकॉर्डिंग, हाँ चलो। तो अगर मैं मोनो के लिए देखूं तो मोनो के लिए क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, एक होते हैं, और एक एटम को जोड़ने के लिए कोई बॉन्ड की आवश्यकता होती नहीं है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, 3 1 माइनस बॉन्ड की संख्या क्या है, 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया था आपका, 3 आ गया था, ऐसी तो आया था। डाया के लिए बात करूं, डाया के लिए, डाई एटॉमिक के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 2। और अगर मैं डाई एटॉमिक को देखूं तो उसके उनके बीच में जोड़ने के लिए कितना बॉन्ड होते हैं, एक, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3, नंबर ऑफ एटम क्या है 2, और बॉन्ड क्या है, एक। तो क्या आएगा, 5, ठीक है। ट्राई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के 3 होते हैं, दो दो वैरायटी होती है। पहली वैरायटी होती है लीनियर, और दूसरी वैरायटी होती है बैंड, ठीक है। लीनियर में क्या होता है, जैसे लीनियर में क्या होता है, एक्स वाई और जेड ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं। और उसमें क्या होता है, एक्स वाई और जेड ऐसे मुड़े होते हैं, और इन तीनों के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या होगा, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 3, और लीनियर में बॉन्ड कितने बने हैं, 2, -2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 7। इसमें देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 3, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 3, तो क्या डिग्री फ्रीडम आपका 6 हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन, पार्टीशन पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भैया जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, चाहे मोनो के पास कितनी होती है, 3, डाई के पास कितनी होती है, 5, ट्राई ट्राई के पास क्या होती है, जो भी हो, कह रहा है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इक्वल एनर्जी होती है, और उस एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ के बी टी, क्या होती है, ठीक है। अब ये नोट्स में तो मैंने लिख रखा है, अभी मैं आपको समझाने के लिख रहा हूं, ठीक है। इसके हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से हाँ लाऊंगा मैं, क्लास के खत्म होने के बाद अभी आ रहा हूँ, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद आ रहा हूँ, ठीक है। हो गया 15 20 मिनट बाद आऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। लॉ के हिसाब से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, डिग्री डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी एनर्जी होती, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है, हाफ केबीटी, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक के पास क्या होगी, मोनो एटॉमिक के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3, टोटल एनर्जी, ये क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंगल मॉलिक्यूल का, है ना, सिंगल सिंगल एटम का, सिंगल एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है ना। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिंगल एटम, एटम 3 गुणे में हाफ
केबीटी, यानी 3/2 केबीटी। ये हो गया एक एटम के पास कुल एनर्जी। 1 मोल के पास कितनी होगी? 1 मोल एटम के पास कितनी होगी? तो आपको पता है 1 मोल में कितने एटम होते हैं? Na कितने होते हैं? तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? Na इंटू में 3/2 केबीटी। Na इंटू में केबी क्या होता है? R, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी? 3/2 RT। और आपके पास अगर n मोल है, और n मोल, अगर आपके पास n मोल है तो क्या होगा भैया ये मामला? टोटल एनर्जी क्या होगी? 3/2 NR। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। डाई एटॉमिक की बात करता हूं। डाई एटॉमिक की, अगर मैं डाई एटॉमिक की बात करूं तो डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है। एनर्जी ऑफ सिंगल एटम, एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, कितना होगा? 5/2 केबीटी हो जाएगा, है ना। एक के पास हाफ केबीटी होता तो 5 के पास कितना होगा? 1 मोल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्यूल की कुल एनर्जी कितनी होगी? एन से मल्टीप्लाई कर दो 5/2 केबी, तो क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या होगी? 5/2 RT। एन मोल के पास क्या होगा? 5/2 RT। ऐसे अगर आपको ट्राई एटॉमिक का निकालना है, ट्राई एटॉमिक का, ट्राई एटॉमिक की कैटेगरी क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर का, लीनियर और बैंड। लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 7। इसका कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6। एनर्जी ऑफ सिंगल एटम, एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल कितना होगा? क्या होगा? 7/2 केबीटी। एन मोल, ए 4 1 मोल, 4 1 मोल के लिए क्या होगा? ये क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या होगी? 7/2 RT हो जाएगा, है ना, एन से मल्टीप्लाई करने के बाद। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितना होगा? 6/2 केबीटी, है ना। वाटर एक बेंट मॉलिक्यूल होता है, तो वाटर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 6 केबीटी होता है। क्या होता है? और 3 केबीटी, 3 केबी, ठीक है। एनर्जी कितनी होगी? 1 मोल, 1 मोल 4 1 मोल, एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी? 3 RT। क्या होगी? 3 RT हो गया, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इससे इसके हिसाब से प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होती है? इक्वल एनर्जी होती है, जो कि हाफ केबीटी होती है। अगर आपको डाई एटॉमिक की कुल एनर्जी निकालनी है तो ये निकाल सकते हो, ट्राई की निकालनी है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। पोली एटॉमिक का क्या होगा? पोली, पोली एटॉमिक, पोली एटॉमिक मतलब भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3n - नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की कितनी होगी? तो भैया इससे मल्टीप्लाई करो, 3n - बॉन्ड अपॉन में 2 केबी इंटू में टी, है ना। तो 1 मोल के पास क्या होगा? 4 1 मोल, मोल क्या होगा भैया? 3n - बॉन्ड 2 इंटू में RT हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल एनर्जी ऑफ पोली एटॉमिक के पास। समझ गया? आगे बढ़ते भैया, क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो, ये हो गया। उसके बाद है आपका अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक एंड डाइएटॉमिक, ठीक है। एन मोल के लिए आपको पता ही है क्या हो जाएगा?
एन मोल के लिए क्या होगा, एन मोल के लिए U इक्वल्स टू में 7/2 NRT, और यहां पर भी एन मोल के लिए क्या होगा, मोल के लिए क्या होगा, U इक्वल्स टू में 3n माइनस बॉन्ड अपॉन में 2 NR। अगला टॉपिक है भैया आपका स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, यानी Cp एंड Cv, Cp ये देखो कैलकुलेशन ऑफ Cp Cv एंड गामा फॉर डिफरेंट गैस। अलग अलग गैस के लिए आपको Cp Cv और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आती है डायरेक्ट, ठीक है, बहुत आसान है, इसमें आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। तो भैया अगर आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला कराया था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भैया, गिवन हीट इक्वल्स टू में इंटरनल एनर्जी प्लस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम डी क्यू, देखिए डी क्यू बराबर में डी यू प्लस ये जीरो हो जाएगा, कि वर्क क्या होता है भैया जीरो आता है वॉल्यूम कांस्टेंट करते के साथ ही, है ना। तो आप वॉल्यूम कांस्टेंट करके जो हीट देते हो उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये इसकी वैल्यू आएगी एन सीवीडीटी, है ना, डी यू के बराबर आ गई फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल अगर 1 मोल की बात करूं तो सीवीडीटी बराबर में क्या हो गया डी यू, तो सीवी की वैल्यू क्या आ गई डी यू अपॉन में dt, यानी अगर आपको इंटरनल एनर्जी पता है और उसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा आपका सीवी आ जाएगा, एंड सीपी क्या होगा, तो आपको पता है एंड सीपी माइनस सीवी क्या होता है आर होता है, तो सीपी क्या होगा आर प्लस सीवी, तो यहां से तो आप सीवी निकालोगे, यहां से आप निकालोगे सीपी, और भैया एंड गामा क्या होता है सीपी अपॉन में, याद है, चलो हम निकालते हैं भैया फोर मोनो एटॉमिक, फोर मोनो एटॉमिक गैस की बात करता हूं अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप सबको पता है कितना होता है 3, टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल, टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल कितना जाएगा 1 मोल क्या होगा यू इक्वल्स टू में 3/2 एन आर टी लिखना, आर ही लिखना, आर इंटू में टी, ये हो गया, ठीक है। डन सीवी क्या होगा, सीवी क्या होता है डी यू अपॉन में डी अपॉन में डी टी, यू की वैल्यू कितनी है 3/2, ये पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो सीवी क्या आ जाएगा 3/2 आर डी टी अपॉन में, ये क्या हुआ 1 हो गया, तो 3/2 आर हो गया आपका सीवी, एंड सीपी क्या होगा, सीपी क्या है आर प्लस सीवी है, माइनस नहीं है, ये हो जाएगा आर प्लस 3/2 आर, ये हो जाएगा 5 आर अपॉन में 2, एंड गामा क्या हो जाएगा सीपी अपॉन में सीवी, सीपी की वैल्यू क्या रखी है 5 आर अपॉन में 2, और अगर सीवी डिवाइड में रखोगे इसे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 3 आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5/3 आ गया आपका गामा, किसके लिए मोनो के लिए। बात करूं भैया डाया का, एटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, कितना होता है 5, टोटल एनर्जी एनर्जी ऑफ 1 मोल कितना होगा भैया 5/2 आर टी, है ना, 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, एन मोल के लिए निकालते तो एन से मल्टीप्लाई करते, 2 मोल के लिए निकालते तो ये हो जाता 10/2 आर टी, है ना, ठीक है। डन सीवी क्या होगा डी यू अपॉन में डी अपॉन में डी टी, यू की वैल्यू कितनी है बेटा ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, सी वी की वैल्यू क्या आएगी 5/2 आर, और आप सीपी निकालोगे, सीपी क्या होता है सीवी प्लस
सॉल्व करोगे 7 अपॉन में R/2 एंड गामा क्या होगा? सीपी अपॉन में सीपी क्या है और सीवी क्या है? 5R/2। 7/5 बढ़ाएगा आ गया। फिर पोली एटॉमिक के लिए निकालते हैं, अब सीधा पोली पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। पोली एटॉमिक, एटॉमिक की अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3n- बॉन्ड, ठीक है। 1 for 1 मोल, 1 मोल के लिए करूं तो क्या होगा एनर्जी? क्या कह रहा है? किसमें 2 आएगा? सुबह टोटल एनर्जी क्या होगी? 3n- बॉन्ड अपॉन में 2 इंटू में R, यहां पे 2 आता है, समझा? ये होगी कुल एनर्जी पोली के लिए, ठीक है। अच्छा, सीवी एंड सीवी क्या होगा? सीवी du अपॉन में 3n- बॉन्ड अपॉन में 2, और ये क्या हुआ? आर, dt अपॉन में dt हो गया। तो आपका आ गया सीवी की वैल्यू क्या आ गई? 3n- बॉन्ड अपॉन में 2 इंटू में आर, ये हो गया सीवी। एंड सीपी, सीवी प्लस, ठीक है, यानी 3n- बॉन्ड आर अपॉन में 2 प्लस आर। इसे सॉल्व करोगे तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी? आर ब्रैकेट में 3n- बॉन्ड अपॉन में 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा सीपी इक्वल्स टू में क्या आएगा आपका? इसको पूरा सोल्व करोगे तो आएगा 3n- बॉन्ड प्लस 2 अपॉन में 2 इंटू में आर, ये हो गया सीपी। गामा क्या होगा? एंड गामा इक्वल्स में सीपी अपॉन में सीवी। ये देखिए, ये दे रखा है, ये आर से आर क्या होगा? कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपका आंसर आने वाला है 3n- बॉन्ड अपॉन प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा? ये भी क्या रखा है? ये 3n- बी, ये आएगा। ये ध्यान रखना भैया, ये आ गया पोल एटॉमिक के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमने स्पेसिफिक हीट के रेशियो, स्पेसिफिक हीट निकाल ली, स्पेसिफिक हीट के रेशियो निकाल लिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अभी अपना अगला टॉपिक है वह भैया, देखिए ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, आपकी मर्जी है करना मत करना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई जगह पे इसके क्वेश्चन आते हैं जेई नीट वगैरह में दबा के, मतलब इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन जेई नीट में आता है ना तो वहीं से आता है, कहीं नहीं। टॉपिक का नाम क्या है? अभी आपको पता लग जाएगा टॉपिक की वैल्यू देख के ही। टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ सीपी एंड सीवी फॉर मिक्सचर ऑफ गैस। एक्सप्रेशन ऑफ सीपी एंड सीवी फॉर मिक्सचर ऑफ, पहले एक ही गैस होती थी, वो जो फॉर्मूले थे, या तो मोनो या डाई या ट्राई, है ना। अब यहां पर मिक्सचर ऑफ गैस है, तो यहां पर हमें सीपी और सीवी की वैल्यू निकालनी है। तो भैया एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारी गैस है, लेकिन सब गैस का टेम्परेचर क्या है? टी है, क्योंकि एक ही कंटेनर टेम्परेचर क्या है? सब गैस का मोल भी अलग है और सब गैस की स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी? अलग अलग, क्योंकि सेम टेम्परेचर के लिए अलग अलग गैस अलग अलग हीट लेती है, ठीक है। तो यहां पर हर गैस का मोल आपको, पहली गैस का मोल N1 है, दूसरी गैस का मोल N2 है, अगली गैस का मोल ऐसी अलग अलग है, ठीक है। टोटल हीट क्या होगी इसके अंदर? क्या होगी? Q1 प्लस पहली गैस की हीट, Q2 प्लस डॉट 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 Qn होगी, ठीक है। समझिए समझिए। अब मैंने मान लिया ये Q किसके बराबर आता है आपको याद है? Q इक्वल्स टू में N C dt, ये होता ना। तो टोटल जो हीट होगी वो किसके बराबर होगी? टोटल मोल, टोटल स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और इनटू में टेम्परेचर क्या है? टी है। Q1 किसके बराबर होगी?
N1C1T, Q2 किसके बराबर होगी? N2C2T, उसकी स्पेसिफिक प्लस डॉट 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 N नंबर ऑफ मोल CNT। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्या है? टोटल मोल क्या हुआ? N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 डॉट, कुल मोल की यहाँ पे आएगा, टोटल स्पेसिफिक हीट की यहाँ पे यही आएगा, और टेम्परेचर आएगा T। यहां से T कॉमन ले लो, अंदर क्या होगा? N1C1 प्लस N2C2 प्लस डॉट 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 T से T क्या हुआ? कैंसिल हो गया। टोटल स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आ गया मिक्सचर ऑफ गैस के लिए? N1C1, पहली गैस की मोल, पहली गैस की स्पेसिफिक हीट, दूसरी गैस का मोल, दूसरी गैस की स्पेसिफिक हीट, डॉट 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 एनवी गैस का मोल, एनवी गैस की स्पेसिफिक हीट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ। ठीक है भैया, ये हो गया। और अगर आपको यहां पर सीवी निकालना है तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आ गया, C4CV, सीवी निकालना है तो क्या होगा? N1CV1 पहली गैस की, ठीक है, दूसरी गैस का N2CV2 प्लस डॉट 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 NNCVN अपॉन में N1 प्लस N2 डॉट 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 NN। ये हो गया CB। और CP निकालना तो भैया ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, या तो R से ऐड कर दो, R ऐड कर दो, या फिर ये लिख दो N1CP1 N2CP2 डॉट 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 NCP डिवाइड बाय N1 प्लस N2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट निकालने का। अगला टॉपिक है भैया अपना, बहुत सारे क्वेश्चन नोट्स मैंने भेज ही रखे हैं तो उसमें देख लेना, नहीं होंगे तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, चाहे आउट ऑफ सिलेबस हो या चाहे। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ क्या होता है? देखिए, सब पहले मीन फ्री पाथ से पहले फ्री पाथ जानिए। फ्री पाथ क्या होता है? मीन तो बाद में होगा। फ्री पाथ होता है एक कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, उस कोलिजन के दौरान में जो डिस्टेंस कवर किया है वही क्या है? फ्री पाथ है। फ्री पाथ क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, इसे क्या कहते हैं? फ्री पाथ। लेकिन मीन फ्री पाथ क्या होगा? तो बहुत सारे डिस्टेंस का, ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ का एवरेज क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ। क्या कहलाता है? ठीक है, पहले फ्री पाथ देखिए। फ्री पाथ, it is the distance, it is the distance traveled by a molecule in between two consecutive collision। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे क्या कहते हैं भैया? मान लीजिए पहला कोलिजन ये हुआ, दूसरा कोलिजन ये हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? फ्री कोलिजन फर्स्ट, और यहां पे क्या हुआ? कोलिजन सेकंड। ये जो डिस्टेंस कवर, ये जो रास्ता है, इसी को क्या कहते हैं? फ्री पाथ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कोलिजन होंगे और ऐसे बहुत सारे पाथ होंगे। ठीक है, तो उन सारे पाथ का जो मीन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो मान लीजिए मीन फ्री पाथ क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ, मीन ऑफ फ्री पाथ इन मीन ऑफ फ्री पाथ। ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहां पे है, वो यहां पे था, फिर यहां पे पहुंचा, फिर यहां कोलिजन हुआ, फिर इधर कोलिजन हुआ, फिर इधर कोलिजन हुआ, फिर इधर कोलिजन, ऐसे बहुत सारे कोलिजन हुए। ये जो पाथ है उसकी लंबाई क्या है? λ1 है। ये फ्री पाथ की लंबाई क्या है? λ2 है। ये λ3, ये λ4, ये λn। तो फ्री पाथ जो मीन फ्री पाथ होगा, मीन फ्री पाथ λm से लिखते हैं, वो होता है λ1 प्लस λ2 डॉट 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 λn डिवाइड बाय नंबर ऑफ
कोलिजन। ठीक है, ये हो गया मेन फ्री पाथ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके दो फॉर्मूले और है, ठीक है, उन फॉर्मूले को आप ध्यान रखना। मेन फॉर्मूला में लिखवा दे रहा हूं, मुझे भी याद नहीं रहता, आपको भी याद रहना चाहिए, इतना खास नहीं है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए बस। मेन फ्री पाथ को एवरेज लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है m अपॉन में अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर अपॉन में प्रेशर। ठीक है, नोट में सारा कुछ एकदम डिटेल में दे रखा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको ऐसा लगे कोई हल्का फुल्का, सब क्वेश्चन समेत। ठीक है, भेज दिया मैंने कल आपको। कह रहा है ये जो एवरेज यानी मीन फ्री पाथ है वो मास के क्या डायरेक्टली है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मास ज्यादा होगा पार्टिकल का। सुन लीजिए, ये एवरेज देखिए, सुन लीजिए, फ्री पाथ की बात करूंगा तो कोलिजन नहीं हुआ है। फ्री पाथ अगर बड़ा होगा तो कोलिजन कम हुआ है, फ्री पाथ अगर छोटा होगा तो कोलिजन ज्यादा हुआ है। समझ गया। तो अगर मैं एवरेज बोलूं, एवरेज यहां पे मास के डायरेक्टली है। मास के डायरेक्टली क्यों है, सुन लीजिए, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी, लार्ज। ये लार्ज होगी और फ्री पाथ की वैल्यू लार्ज होगी, तो ये भी क्या होगा, एवरेज भी क्या होगा, लार्ज होगा। समझ गया, पहला फैक्टर। दूसरा है डेंसिटी, टेम्परेचर भी था, इसका एक फॉर्मूला और है, तो आप उसे भी लिख लो तो आपको पता लग जाएगा। वो फॉर्मूला क्या कहता है मीन फ्री पाथ का, के बी टी अपॉन में अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर और रो। ठीक है, ये भी हो गया। ये यहाँ पे डेंसिटी है और यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, अब किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको पता है सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन इंक्रीज कर जाएगा। सेपरेशन इंक्रीज करने पर कोलिजन के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज कर जाएगा तो लैम्डा क्या होगा, फ्री पाथ बढ़ जाएगा, एवरेज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या फैक्टर, अगला फैक्टर क्या है उसको बताओ, टेम्परेचर। डायमीटर का स्क्वायर बढ़ा दो। अगर डायमीटर मॉलिक्यूल का देखिए इनवर्सली है, क्या है, मतलब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। कैसे, क्योंकि डायमीटर ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, साइज ज्यादा, साइज बड़ी साइज के बीच में नंबर ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन। अब छोटी चीजों के बीच में ज्यादा जल्दी कोलिजन आते हैं, बड़ी चीजों के बीच में जल्दी कोलिजन, बड़ी चीज के बीच में। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, बढ़े आएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते के साथ ही लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो आपको जो मीन फ्री पाथ है वो भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगला है प्रेशर। प्रेशर इनवर्सली है ना। अब देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो आपको पता है मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं, है ना। प्रेशर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या हुआ, मॉलिक्यूलर सेपरेशन ये भी क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे बे साले। अब चीज छोटी हुई तो कोलिजन ज्यादा होंगे। अब पहले गैस फैली हुई थी, मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी ज्यादा थी, नंबर ऑफ कोलिजन के चांस क्या थे, कम थे। जब गैस को सुकोड़ दिया प्रेशर बढ़ा करके तो पास पास में अगर कोलिजन क्या होंगे, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लैम्डा कम होते साथ ही एवरेज भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और कोई फैक्टर है, डेंसिटी, हाँ डायमीटर है वो, डेंसिटी ये डायमीटर है। ठीक है, वो लिखा हुआ नोट्स में लिख दिया। ठीक है, डेंसिटी बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर सेपरेशन डिक्रीज करेगा। नंबर ऑफ कोलिजन, कोलिजन सेम ही है सारे, नंबर ऑफ कोलिजन
बढ़ जाएंगे, लैम्डा घट जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, इसके बाद नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। थ्योरी खत्म होगी पूरे चैप्टर की। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि गाड़ी जब बहुत ऑटोमोबाइल वगैरह चलते हैं ना, गाड़ी वगैरह चलती है, तो चलने के कुछ देर बाद ना गैस जो अंदर भरी रहती है ना, टायर, पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ा पिचका रहता है, लेकिन काफी देर तक चलने के बाद ना टायर फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? यानी अंदर का प्रेशर बढ़ गया। क्या होता है भैया, जो गाड़ी होती है, गाड़ी में जो टायर लगाता है उसको वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है? मतलब गाड़ी चलती है, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए, क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। कह रहा है कि भैया गाड़ी जब चलती है ना, थोड़ी देर बाद ना गाड़ी के अंदर जो टायर लगा होता है, टायर के अंदर की जो हवा होती है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ऐसा बोला है? तो हमें पता है टायर का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अब टायर का वॉल्यूम फिक्स होगा, जब गाड़ी चलेगी कहां चलेगी, जमीन पे चलेगी। जमीन पे क्या होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या आती है, हीट, हीट से क्या राइज होता है, टेम्परेचर। तो भैया गेलुजैक लॉ याद है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर। ठीक है, कह रहा है कंटेनर रखा हुआ है, उसके अंदर गैस रखी हुई है, और वो कंटेनर रखा हुआ है एक लोरी के ऊपर, और लोरी आ रही है कांस्टेंट स्पीड से। तो बताओ उसके गाड़ी जब लोरी चली, लोरी मतलब सोचते हैं ना छोटा ट्रक, ठीक है, तो जब वो गाड़ी चली तो क्या उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा? तो भैया नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि गाड़ी किससे चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अंदर के मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट स्पीड चल रहे होंगे, तो वहां पर कोई टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी नहीं होगी। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, नहीं चेंज होगा। कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर जब लास्ट में पारी की लास्ट आता था ना, आखिरी टाइम आता शतक के बाद, तो भारी बैट का इस्तेमाल करते थे। ऐसा किस लिए करते थे, क्यों करते थे? तो भैया भारी बैट मतलब ज्यादा मोमेंटम, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना बैट का मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा, लगने वाली बॉल का भी होगा। बॉल का मास कम है तो मोमेंटम बैट के बराबर करने के लिए उसको अपनी क्या करनी पड़ेगी, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, सिर्फ बॉल बॉल बहुत तेजी से आगे की तरफ जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अगली क्लास में रिवीजन में करेंगे। कल से 5th चैप्टर का, आपका 4th चैप्टर का रिवीजन होगा। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से करना, इन चैप्टर्स को मैं लास्ट में रिवाइज कराऊंगा। ठीक है भैया, और सैंपल पेपर जिसने नहीं लिया भैया ले ले, पैसे ना बचाए। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।